आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, इट इज ऑल्सो मध्य प्रदेश की नदियां भाग 2। ठीक है, लास्ट 2 डेज से मैं इसको पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश की नदियों को, और बहुत से इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं। कई बुक से अलग अलग जगह से मैटर कलेक्ट करके, डेटा कलेक्ट करके मैंने आपको दिया है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं उनसे पॉइंट बना करके मैंने आपको दिए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इनको अच्छे से नोट्स बना करके तैयार करते जाएं। ये आपको आगे भी जितने पेपर होंगे सभी में, एमपी से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं उन सभी में ये आपको काफी हेल्प करेंगे। जो मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूँ आपको वो सारे। ठीक है, सो मध्य प्रदेश की नदियां भाग 2 ये हमारा आज का टॉपिक है। ये मैंने मैप आपको पहले भी बताया था। इसमें मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में बताया गया है। एक मैप जो है, इसमें मैं आपको कई नदियों के संबंध में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आपका नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नर्मदा के अलावा चंबल के संबंध में मैंने आपको बता दिया, बेतवा के संबंध में मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ नदियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। छिप्रा के संबंध में मैंने आपको बता दिया है, छिप्रा नदी के संबंध में ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट नदी की तरफ देखते हैं। अगर हम दिशाओं के हिसाब से देखें तो मैंने आपको अभी नर्मदा नदी के संबंध में बताया था, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर मैंने आपको चंबल नदी के संबंध में बताया, जो कि आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है चंबल नदी। मैंने आपको बेतवा नदी के संबंध में बताया, ये भी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। मैंने आपको छिप्रा नदी के संबंध में बताया, ये भी उत्तर दिशा की ओर ही बहने वाली नदी है। मैंने आपको बताया था कि मालवा के पठार से जो भी नदियां निकलती हैं, जिन नदियों का भी उद्गम होता है मालवा के पठार से, वो सभी नदियां उत्तर दिशा की ओर बहती हैं, क्योंकि मालवा के पठार का ढलान उत्तर दिशा की ओर है। इस वजह से ये सभी नदियां उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको ध्यान में रखना। हाँ, ये आपका जो चंबल की नदियां जो मैंने आपको बताई हैं, चंबल नदी बताया मध्य प्रदेश में, बेतवा बताया, छिप्रा बताया, ये तीनों नदियां मालवा के पठार से ही निकलती हैं। बेतवा नदी आपका बुंदेलखंड के पठार से निकलती है, बाकी चंबल और छिप्रा आपका मालवा के पठार से निकलती है। इसलिए इन सभी नदियों का जो दिशा है, जिस दिशा में ये बहती हैं, वो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आज हम जो नदी पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण नदी, वो है केन नदी। केन नदी के संबंध में मैं आज आपको बताऊंगा। ये काफी महत्वपूर्ण है केन नदी, और इसको हम पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी नदी नहीं है केन नदी, लेकिन महत्वपूर्ण इस मायने में है कि ये बेतवा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है आपकी केन नदी। और बेतवा केन लिंक एक तैयार हो रही है, जो कि काफी बड़ी परियोजना है। आपका छतरपुर पन्ना के बीच में बेतवा केन लिंक, जो 2 नदियों को जोड़ने की जो परियोजनाएं तैयार हुई थी, उनमें सबसे पहले केन और बेतवा, इन 2 नदियों को जोड़ने का ही काम चालू हुआ है। नदियों को लिंक करने की जो परियोजना थी, उसमें केन और बेतवा, इन 2 नदियों को जोड़ने का काम सबसे पहले चालू हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसके संबंध में हम देखते हैं। केन नदी आपको, जैसे ये मैप इसमें दिखाई दे रहा होगा, केन नदी का उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी, ये पूरा लिखा हुआ है। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर की पहाड़ी से होता है। यानी जिला कौन सा है? कटनी, और तहसील है रीठी। रीठी तहसील के समीप कैमूर की पहाड़ी से होता है। कैमूर की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत का ही पूर्वी हिस्सा है। केन नदी के संबंध में मैं आपको बताया था, जो केन नदी है वो उसका उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? आपका कटनी जिले से होता है। अगर जिले का नाम आता है तो कटनी है, और तहसील का नाम आता है तो रीठी है, और अगर पहाड़ या पहाड़ी का नाम आता है तो वो कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। यह नदी छतरपुर पन्ना की सीमा को निर्धारित करती है। यानी कि ये नदी जो है छतरपुर और पन्ना दोनों की सीमा पर बहती है। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश करती है। देखो आप इस मैप से देखो, अगर इस मैप को आप देख पा रहे हैं तो ये कैन नदी का उद्गम कटनी से हुआ, कटनी से पन्ना छतरपुर होते हुए ये कहां पे जा रही है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले तक ये नदी जो है पहुंचती है। बांदा जिले में प्रवेश करने के पश्चात, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, बांदा जिले में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी बांदा जिले के चिला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है आपकी कटनी से निकलती है, कटनी से निकलने के बाद में पन्ना छतरपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। और बांदा जिले का एक गांव है भोजहा नामक गांव, उस गांव में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी कि कैन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सो मैंने आपको कैन नदी का उद्गम बताया, कहां से है, कटनी जिले की रीठी तहसील से है कैन नदी का उद्गम। और विलय स्थल कहां पे है कैन नदी का, तो बांदा जिले की, उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान के समीप जो है यमुना नदी में इसका विलय स्थल है। तो आपको ये याद में रखना है कि कैन नदी, 2-3 फैक्ट यहां से क्लियर होते हैं इन 3 पॉइंट में से। सबसे पहले कैन नदी दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दूसरा फैक्ट, कैन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर की पहाड़ियों से होता है। तीसरा फैक्ट जो यहाँ पे याद करने वाला है, कैन नदी का विलय उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के भुजा नामक स्थान पर यमुना नदी में हो जाता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। और चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका कि कैन नदी छतरपुर और पन्ना की सीमा निर्धारित करती है। यदि इसमें से पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो है छतरपुर पन्ना की सीमा निर्धारित करती है, तो कैन नदी जो है छतरपुर पन्ना की सीमा निर्धारित करती है। इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश से यमुना में मिलने वाली ये अंतिम नदी है, ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है। यानी कि मध्य प्रदेश की कई नदियां यमुना में मिलती हैं सीधे तौर पर, या चंबल में मिल जाती हैं, वहां से फिर यमुना में मिलती हैं। तो ये आखिरी नदी है जो मध्य प्रदेश की तरफ से यमुना में जाकर के मिलती है। सबसे पहले चंबल मिलती है, चंबल में ही आपका क्षिप्रा नदी, सिंध नदी, और भी आपकी काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ये सब नदियां जाकर के मिलती जाती हैं, चंबल में मिलती हैं। और चंबल नदी फिर इन सब का पानी ले जाती है यमुना नदी में। बेतवा नदी भी यमुना नदी में ही मिलती है। तो जो कैन नदी है वो आखिरी नदी है जो कि यमुना नदी में मिलती है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे मैंने आपको 4 फैक्ट बताए हैं कैन नदी से संबंधित, इनको आप समझें। यदि कोई चीज इसमें आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे को बताएं, सो फिर मैं जो है उसको आगे समझाऊं और अगली स्लाइड पर फिर अपन चलें। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे को बताएं। कुछ है ऐसा जो समझ में ना आया हो? अभी आवाज तो सही आ रही है, किसी को आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जिससे मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताऊं। इसमें आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पूरा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बता देता हूं इसमें। सर्विस में परियोजना लिख रहे हैं, साफ नहीं दिख रही। वो नहीं दिख रही, कोई परेशानी नहीं है, परियोजनाओं को मैं अलग से बताऊंगा। बाकी मैंने जो आपको एक बताया था कि कैन बेतवा परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, भारत सरकार ने 2004 में एक स्कीम चालू की थी जिसमें विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाना था। तो उनमें सबसे पहले बेतवा कैन नदी को आपस में लिंक करने का काम प्रारंभ हुआ था। तो कैन बेतवा परियोजना उसी का ही परिणाम है। इसमें कैन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने का काम किया गया है। बाकी तो मैं परियोजनाएं अलग से बताऊंगा ही आपको, सारी परियोजनाओं का पूरा एक चैप्टर होगा, उसमें मैं आपको सभी नदियों पर होने वाली परियोजनाओं को समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसका चित्र सही से आया नहीं है, वो स्क्रीन सही से आई नहीं, इस वजह से आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा उसमें, है ना।
अब मैं नेक्स्ट बताता हूं इसको, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केन नदी के कुछ और फैक्ट हैं आपका। केन नदी पर छतरपुर पन्ना सीमा पर केन घड़ियाल परियोजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 3 अभयारण्य बनाए गए हैं, नदी अभयारण्य बनाए गए हैं घड़ियालों के संरक्षण के लिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? सर आ गई। आ गई? आपकी नेटवर्क तो स्लो नहीं है, नेटवर्क की वजह से होता है ऐसा। चलो, केन नदी पर जो है छतरपुर पन्ना सीमा पर केन घड़ियाल परियोजना स्थित है। और केन घड़ियाल परियोजना जो है आपकी, इसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए 3 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जिसमें केन नदी पर बनी है एक केन घड़ियाल परियोजना, एक चंबल नदी पर बनी है परियोजना जहां पर घड़ियालों का संरक्षण होता है, और एक सोन नदी पर बनी है आपकी सीधी और शहडोल की सीमा पर सोन नदी पर बनी है बाण सागर परियोजना, वहां पर भी घड़ियालों का संरक्षण होता है। तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए 3 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, एक चंबल नदी पर, एक केन नदी पर और एक सोन नदी पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केन नदी के कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अलग से कुछ नाम है, उनको आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसे सुक्तिमती, दीणावती, कर्णवती, शवैनी, कैनास, ये केन नदी के कुछ नाम हैं। ठीक है, सुक्तिमती, दीणावती, कर्णवती, शवैनी और कैनास, ये इसके कुछ प्रमुख नाम हैं जिनका वर्णन जो है भारत के साहित्य में किया गया है अलग अलग जगह पर, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, सो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। यदि इसमें कुछ चीज नहीं हो समझ में आए तो आप पूछ भी लेना मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है, केन नदी की जो लंबाई है वो 427 किलोमीटर है। इसमें 292 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। 292 किलोमीटर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और 51 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और 84 किलोमीटर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होती है ये आपको। तो इस तरीके से पूरा केन नदी की जो सीमा है वो आपका कुल लंबाई वो 427 किलोमीटर की है, और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर का क्षेत्र आता है केन नदी का। ठीक है, सर इसमें तो भारत लिखा है। नहीं, वो मध्य प्रदेश है, भारत गलत लिखा है, वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं केन नदी के संबंध में, है ना। तो 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 51 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, दोनों में ये नदी बहती है आपकी। कुल मिलाकर 427 किलोमीटर का इसका प्रवाह है केन नदी का, और अपने टोटल प्रवाह में ये 84 किलोमीटर तो केवल सीमा पे बहती है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है केन नदी। ठीक है, तो ये आपको केन नदी की कुल लंबाई मैंने आपको बताई। मैप दिया हुआ है, इससे आप इसकी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कहां से इसका उद्गम होता है। केन नदी का सर 84 नहीं है, 81 है, वो उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश। 84 है, 81 कहां से? 51 है, सॉरी 51 किलोमीटर तो उत्तर प्रदेश में बहती है। मैं सीमा पे बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो है ये 84 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है सर, सीमा पर ही लिखा है 51 किलोमीटर लिखा है। आप देखो अच्छे से पढ़ो सर पॉइंट को। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप सर पढ़ो, गलत नहीं हाँ पढ़ लिया, आप जो बोल रहे हो वो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन जो है ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि 292 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश में हो गई है ना। अब 292 में आप 51 किलोमीटर और जोड़ोगे तो 292 में 51 आप जोड़ो तो 427 नहीं होगी आपकी, ये सही है, 84 किलोमीटर ही होगी ये। उत्तर प्रदेश में आपका 84 किलोमीटर, 51 किलोमीटर सीमा पर है। फिर ये 51 किलोमीटर का प्रवाह इसका जो है सीमा पर है,
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर का है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 51 किलोमीटर दोनों की सीमा पर, मध्य प्रदेश और मैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बोल रहे थे ना इसलिए। हाँ, 51 किलोमीटर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 427 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है केन नदी का। ठीक है, सो ये केन नदी के संबंध में फैक्ट मैंने आपको बताए सारे जितने थे इम्पोर्टेंट। कुछ और फैक्ट है उनको देख ले पहले आप। इसका अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लें, है ना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उनका। और यदि कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो वो भी आप पूछ लें। 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, उन तीनों को आप जो है लिख लें। अच्छा, इनके ये अलग अलग लिख लेना, कुल लंबाई अलग लिख लेना, और मध्य प्रदेश में कितनी है ये अलग लिख लेना आपका, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से बनते हैं। एक तो कुल लंबाई वाला क्वेश्चन बनता है कि पर्टिकुलर नदी का नाम लेकर के आ जाता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, और ऐसे राज्य का नाम लेकर के भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश में ये नदी कितने किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अलग अलग करके लिख लेना। ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब मैं अगली स्लाइड पे चलते हैं, पर मैं अगली स्लाइड बताता हूं आपको, इसमें केन नदी से ही संबंधित है। केन नदी की कुछ सहायक नदियों के नाम यहां पे दिए हुए हैं। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो श्यामरी, ब्यारमा, मिड़ासन, सोनार, बेबस, बघनेरी, वाना और उर्मिल। ठीक है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से उर्मिल नदी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उर्मिल नदी पर एक उर्मिल परियोजना बनी हुई है। अपन आगे पढ़ेंगे, तो उर्मिल परियोजना जो है आपकी उर्मिल नदी पर बनी हुई है। केन उर्मिल नदी के जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, उस जगह पर एक परियोजना बनी है, जल विद्युत परियोजना उर्मिल नदी पर। तो ये काफी महत्वपूर्ण नदी है उर्मिल नदी, इसका आप नाम ध्यान में रखना। ठीक है, आगे अपन मैं जब परियोजनाएं बताऊंगा उस समय पर मैं इसको बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैप में भी दी हुई है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ये उर्मिल परियोजना लिखी हुई है। ये लिखी है आपका उर्मिल परियोजना। छतरपुर के आगे जो है आपका जो है उर्मिल परियोजना, रनगवा परियोजना, ये परियोजनाओं के नाम लिखे हुए हैं जो कि इस नदी पर बनी हुई है, केन नदी पर। इसके बाद केन नदी में बहुमूल्य सजर पत्थर मिलता है। ये काफी फेमस पत्थर है, सजर पत्थर, पत्थर का एक प्रकार है। ठीक है, काफी बहुमूल्य होता है। जैसे अपन पन्ना पहनते हैं या और भी कोई बहुमूल्य पत्थर पहनते हैं, उसी तरीके से सजर नामक पत्थर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये छतरपुर वगैरह के क्षेत्रों में पाया जाता है, ये मिलता है। छतरपुर, पन्ना आदि क्षेत्रों में ये जो है पत्थर मिलता है बहुतायत में, और काफी महंगा बिकता है ये पत्थर। ठीक है, तो सजर पत्थर कहां से निकलता है? आपका केन नदी से मिलता है। केन नदी पर गंगऊ बांध और बहियापुर बांध स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया है। गंगऊ और बहियापुर, ये दो महत्वपूर्ण बांध जो है केन नदी पर स्थित है। मैंने आपको उर्मिल परियोजना के संबंध में बताया जो केन नदी पर है। गंगऊ बांध, बहियापुर बांध, ये सब कहां पे है? आपका केन नदी पर स्थित है। और केन बेतवा लिंक परियोजना भी मैंने आपको बताई, जो कि बेतवा नदी को केन नदी से जोड़ने का काम करती है और इस क्षेत्र में पानी की कमी को खत्म करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बातें केन नदी के संबंध में बताई हैं। आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन और कंफ्यूजन अगर आपको है तो, अगर स्क्रीन दिखाई ना दे, आवाज ना सुनाई दे, तो वो भी आप मेरे को बता दें, तो उसका भी अपन कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा हाँ हूं बोलते जाकर, मैं बोलते ही जाता हूं और आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, तो समझ में नहीं आता कि है वो भी कि नहीं हो। बार बार मुझे चेक करना पड़ता है।
चलो अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अभी मैं जो है आगे आपको नेक्स्ट बताता हूं अगला। अब जो हम अगली नदी पढ़ने वाले हैं वो है आपकी टॉन्स नदी। ठीक है, टॉन्स नदी या इसको तमसा, प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम तमसा के नाम से मिलता है, तमसा नदी के नाम से। इसका वर्णन रामायण में भी दिया है, तमसा नदी का वर्णन, नाम आता है तमसा नदी का। ठीक है, सो ये टॉन्स नदी या तमसा नदी जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी क्षेत्र से ही निकलने वाली एक नदी है, और जो कि आपका उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए आगे मिलती है। तो ये अपन को टॉन्स नदी को पढ़ना है। टॉन्स नदी मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो कि गंगा में मिलती है। ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद करने वाला है कि टॉन्स नदी दूसरी ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो गंगा में मिलती है, यानी ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सब नदियां किस में मिल रही थी? यमुना में मिल रही थी। अब जो यहां से जो चालू होगी वो गंगा नदी में मिलने वाली नदी होगी। मध्य प्रदेश की दो नदियां गंगा नदी में मिलती हैं, एक टॉन्स नदी है या जिसको अपन तमसा बोलते हैं, और एक आपकी जो है सोन नदी है। ठीक है, सोन हम आगे पढ़ेंगे, सोन नदी भी गंगा नदी में ही मिलती है। तो ये दोनों नदियां गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं, काफी इंपोर्टेंट है ये दोनों नदियां, टॉन्स नदी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसको। तो ये टॉन्स नदी का एक मैप दिया हुआ है, आप इसमें देखें। टॉन्स नदी आपका सतना जिले की मेहर तहसील से निकलती है। ठीक है, मेहर से निकलने के बाद ये रीवा में पहुंचती है, और रीवा के बाद में फिर ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में पहुंचती चली जाती है आगे, और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? चलो देखते हैं, अभी आएगी आवाज? अब आ रही है। चलो, थोड़ा नेटवर्क की वजह से कट जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो ये टॉन्स नदी जो है आपकी सतना जिले के समीप आपकी सतना जिले के समीप मेहर तहसील से निकलती है, और उत्तर दिशा में बहते हुए इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर। आप थोड़ा इसको समझें कि ये किस तरह का प्रवाह है गंगा का, है ना, ये मैं आपको बताता हूं। तो जो गंगा नदी है आपकी वो कुछ इस तरीके से बहती है और चली जाती है आपका उत्तर। कहां से आती है गंगा नदी? उत्तराखंड से आती है, आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। और वहीं से एक और नदी निकलती है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं? यमुना नदी। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री का नाम आपने सुना होगा, ये दोनों अलग अलग ग्लेशियर से निकलती हैं। और यमुना नदी भी आपका कहां पे मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कहां मिल जाती है? यमुना में। तो ये ऊपर वाली जो रेड लाइन है ये गंगा नदी के लिए है, और जो ग्रीन लाइन है वो किसके लिए है? यमुना नदी के लिए। अब हमारे मध्य प्रदेश के समीप कौन सी नदी पड़ती है? यमुना। तो हमारी जो नदियां हैं जैसे चंबल नदी हुई, बेतवा नदी हुई, या आपकी कैन नदी हुई, ठीक है, और भी कुछ छोटी बड़ी नदियां, ये सब किस में मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। चंबल मिलेगी यमुना में इटावा के समीप, ठीक है। बेतवा नदी मिलती है यमुना में आपका, और कैन नदी का मैंने अभी बताया आपको यमुना में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे पार्वती नदी है, सिंध नदी है, ये भी यमुना में मिलती है। सिंध नदी भी जाकर के इटावा के समीप ही। पार्वती नदी, दसान नदी, छिप्रा नदी, काली सिंध नदी, इन सबका पानी जाता है यमुना के अंदर, और यमुना इन सबके पानी को ले जाती है, गंगा में मिला देती है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं किस नदी की? टॉन्स नदी की। तो टॉन्स नदी आपकी जो है, सो मैं आपको बताया था कि ये जो रेड लाइन है ये गंगा नदी को इंडिकेट कर रही है, ग्रीन लाइन यमुना नदी को इंडिकेट कर रही है। तो हमारे मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां जो हैं यमुना नदी में मिलती हैं जाकर के। हमारे मध्य प्रदेश की केवल दो नदी, एक आपकी कौन सी नदी है? टॉन्स नदी, और एक नदी है जो कि आपका शहडोल से या अनूपपुर से निकलती है, सोन नदी। वो दोनों नदियां जो है जाकर के
गंगा नदी में मिलती हैं। तो केवल 2 नदियां हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से गंगा नदी में मिलती हैं, एक टॉन्स नदी है और एक आपकी जो है सोन नदी है। ठीक है, सो इसको आप ध्यान में रखना। और बाकी की जितनी हमारी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सारी नदियां, महत्वपूर्ण नदियां यमुना नदी में ही मिलती हैं। ठीक है, केवल 2 नदी जो है आपकी गंगा नदी में मिलती हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस फैक्ट को। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। सो टॉन्स नदी का उद्गम सतना जिले की मेहर तहसील से होता है, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर दिशा में बहते हुए इलाहाबाद के सिरसा नामक स्थान पर जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये फैक्ट मैं आपको समझा ही चुका हूं कि इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर ये जो नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है। टॉन्स नदी के किनारे प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटक स्थल चित्रकूट स्थित है। ठीक है, सतना जिले में पड़ता है ये चित्रकूट, और ये कहां पे स्थित है? टॉन्स नदी के किनारे पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। चित्रकूट एक ऐसा नगर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। ठीक है, कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में है और कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में ये चित्रकूट जो है आपका वो सतना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं टॉन्स नदी के संबंध में, यदि इनमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सो अभी ये हमने टॉन्स नदी के संबंध में पढ़ा, पूरा सारा फैक्ट मैंने आपको बताया टॉन्स नदी के संबंध में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हम नेक्स्ट जो है इसमें कुछ और फैक्ट देखते हैं टॉन्स नदी के संबंध में। जैसे इस नदी का पौराणिक नाम तमसा है, ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। टॉन्स नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तमसा नदी के नाम से जाना जाता है टॉन्स नदी को। टॉन्स नदी पर टॉन्स जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये बहुत इंपोर्टेंट है आपका। टॉन्स नदी पर टॉन्स जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, टॉन्स जल विद्युत परियोजना काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, और बिजली उत्पादन के लिए काफी जानी जाती है ये परियोजना, और ये टॉन्स नदी पर स्थित है, टॉन्स जल विद्युत परियोजना। अभी अपन इसको आगे पढ़ेंगे, जब मैं परियोजनाएं बताऊंगा आपको उस समय पर मैं इसको आपको समझाऊंगा टॉन्स नदी पर जल विद्युत परियोजना को। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर की है टॉन्स नदी की। ठीक है, तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं टॉन्स नदी के संबंध में बताए हैं, यदि इनमें कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ज्यादा फैक्ट रहेंगे, कम ही फैक्ट है। आपको उद्गम स्थल याद रखना है, विलय स्थल याद रखना है, कोई परियोजना है तो वो आपको ध्यान में रखनी है। पुराना नाम क्या है? तमसा नदी है, और लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आप मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जलप्रपात के नाम लिखे हैं, चचाई, केवटी, बहुटी, पियावन। ये जो जलप्रपात हैं, ये जलप्रपात टॉन्स और जो बीहड़ नदी है उसके संगम पर बनते हैं। यानी ये नदी जो गई है ये बीहड़ नदी है जो इसकी सहायक नदी है, और ये टॉन्स में जाके मिल जाती है, और यहीं पर आपको ये जलप्रपात थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी और पियावन जलप्रपात काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि इसमें चचाई जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाता है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। जबकि अभी बहुटी को जो है नया जलप्रपात बनाया गया है जो सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके संबंध में। ठीक है, आगे भी हम जब जलप्रपात पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको इनके नाम बताऊंगा सभी के। ठीक है, सो आपको यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछें, अदरवाइज पे मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगली नदी को मैं समझाता हूं इसमें। सर, हाँ बोलिए। टॉन्स नदी की टोटल लंबाई 320 है। हाँ, कुल लंबाई 320 है बस आपकी, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें कि कितनी। अब अपन जो नदियां पढ़ेंगे उनमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है,
क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण नदी है उसको ही बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा, इतना हर किसी नदी को अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना। जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बने हुए हैं, लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को अपन जो है पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो चलो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने। अब मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं, अगली नदी को बताता हूं। और हमारी जो अगली नदी है वो है सोन नदी, काफी महत्वपूर्ण है। सोन या इसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, सोन नदी। मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, जोहेला और सोन, जिसमें से नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने लग जाती है और सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहने लग जाती है, ठीक है। और जोहेला नदी भी कुछ दूर पर जाकर के सोन नदी में विलय हो जाता है उसका। तो ये अब हमें जो पढ़नी है वो सोन नदी को पढ़ना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। ये आप देख रहे होगे यहां पर मैप में, नक्शे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जोहेला नदी है और ये यहां से निकल रही है आपकी सोन नदी, ठीक है। ये थोड़ी दूरी पर ही है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इनमें। तो ये सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक से, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये फिर ये प्रवेश कर जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में और वहां से फिर बिहार में। और बिहार में जो है आपका दानापुर एक जगह है, दानापुर, बिहार में पटना के समीप दानापुर में ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की केवल 2 नदियां गंगा नदी में मिलती हैं, एक टॉन्स नदी है जो कि गंगा नदी में मिलती है और एक आपकी कौन सी नदी है, जो सोन नदी है। जो टॉन्स नदी है वो इलाहाबाद के समीप गंगा में मिलती है और जो सोन नदी है वो आपका बिहार में पटना के समीप दानापुर नामक जगह पर गंगा नदी में मिलती है। दोनों गंगा नदी में मिलती है, ये आपको तथ्य याद रखना है, ठीक है। अभी अपन इसके संबंध में जानकारियां लेते हैं। तो सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 3 नदियों का उद्गम आपको ध्यान में रखना है। आप देख रहे होंगे 2 तो यही बताई गई हैं, जोहेला नदी और आपका सोन नदी। ये दोनों नदी पास पास से निकलती है। जोहेला नदी कुछ दूर जाने के बाद में जो है इसी में सोन नदी में मिल जाती है जाकर के। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य में बहते हुए आरा के निकट दानापुर गांव में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये जो आरा है आपका ये पटना में ही पड़ता है, मतलब जिला कौन सा है, पटना, और उसकी एक तहसील है आरा। और आरा के निकट दानापुर गांव है, वहां पे ये जो है आपका गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी। तो सोन नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर की है, ये इंपोर्टेंट तथ्य है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 509 किलोमीटर की है। मध्य प्रदेश में कितना बहती है ये आपका 509 किलोमीटर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र 1,07,900 किलोमीटर का है, ठीक है। इसका जो अपवाह क्षेत्र वो कितना है आपका 70,900 किलोमीटर का है सोन नदी का। यानी कि ये इतने बड़े क्षेत्रफल में अपने जल को पहुंचाती है। इसकी जो ये खुद नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सब मिलकर के जो है आपका 70,900 किलोमीटर के क्षेत्र में अपना जल पहुंचाती हैं। यहाँ पर सोन नदी पर ही आपको आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध मिलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण बांध है। रिहंद परियोजना सोन नदी और रिहंद नदी के मिलन पर यह परियोजना बनी है, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है ये, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में आती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं है ये आपका, ठीक है। सो ये मैंने फैक्ट बताई हैं सोन नदी के संबंध में। यदि कुछ आपको प्रॉब्लम हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ लें इसमें,
अदरवाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर अपन आगे की तरफ इसमें बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड को देखें। किसी को कोई परेशानी है क्या इसमें? एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसकी कुल लंबाई मैंने बता दी है 780 किलोमीटर कुल लंबाई है। 509 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसका 70,900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में इसका अपवाह तंत्र है, यानी इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो टोटल कितना है 70,900 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है। ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं, इसमें सोन नदी से ही संबंधित है। अगली स्लाइड। जो सोन नदी है आपकी, सोन नदी पर शहडोल जिले में देवलौंद नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना है। ये मैंने आपको बताया था कि सोन नदी में शहडोल जिले पर जो है बाण सागर परियोजना है। मैप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाण सागर परियोजना। ये कहाँ पे है? शहडोल सीधी की, शहडोल और सीधी जो जिला है इन दोनों की सीमा पर स्थित है। शहडोल जिला और सीधी जिला इन दोनों की सीमा पर स्थित है बाण सागर परियोजना। ये आपको ध्यान रखना है। देवलौंद नामक स्थान का नाम है देवलौंद। ये घड़ियाल संरक्षण के लिए भी जानी जाती है। ये यहाँ पे आपको घड़ियालों का भी संरक्षण होता है सोन नदी पर ही, ठीक है। ये भी फैक्ट मैंने अभी आपको बताया था। इस परियोजना का मुख्यालय सीधी में है आपका। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सैणी लिखा हुआ है। इस परियोजना का मुख्यालय जो है आपका सीधी जिले में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो परियोजना है वो आपका शहडोल जिले में है और मुख्यालय सीधी जिले में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सीधी कर लेना, सैणी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधी है। सीधी जिले में इसका मुख्यालय है, बाण सागर परियोजना का मुख्यालय। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के नाम: घग्गर, जोहेला, गोपद, रेहंद, कन्हार। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। जिसमें जोहिला काफी फेमस नदी है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है, जो इसकी सहायक नदी है। रेहंद भी बहुत फेमस नदी है, क्योंकि इस पर रेहंद बांध बना हुआ है, जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपका रेहंद बांध, जो कि रेहंद नदी पर बना हुआ है। घग्गर भी बहुत फेमस नदी है आपकी। तो ये सब नदियां जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं यदि अपन देखें मध्य प्रदेश में, तो अमरकंटक, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये सब इसके किनारे पर बसे हुए नगर हैं, ठीक है। सो यदि आपको इनमें कोई तथ्य समझ में ना आया हो, कोई फैक्ट समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप जो है वो आप मेरे को बताएं इसमें। ये वाला ये मैंने आपको बता दिया था, पढ़ा दिया था, ये वाला सोन नदी के संबंध में, ठीक है। इसके किनारे बसे नगर बता दिया। अब अगली स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट सोन नदी से। सोन नदी गंगा के दक्षिणी भाग में मिलती है। ये भी दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। सोन नदी कैमूर तथा छोटा नागपुर का पठार के मध्य सीमा बनाती है। यानी कैमूर की पहाड़ियां या कैमूर का पठारी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पे पड़ता है आपका? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये आपका झारखंड और बिहार में स्थित है। यानी झारखंड में है, तो आजकल तो झारखंड में हो गया है, ठीक है। सो झारखंड और बिहार में स्थित है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो उन दोनों के बीच में ये सीमा निर्धारण का काम करती है सोन नदी। सोन नदी के अन्य नाम स्वर्ण नदी, सोनपालिका,
सोन नदी या सोनभद्र, रन्यवाहा और सोआ, ये सोन नदी के कुछ अन्य नाम हैं। ठीक है, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी बोला जाता है, सोन नदी को, क्योंकि इसमें सोने के कण मिलते हैं। आज भी सोन नदी में जो है सोने की रेत मिलती है, सोने के कण मिलते हैं। यहाँ इसके पानी को छानने पर जो है इसमें स्वर्ण जो है छाया मिलती है स्वर्ण नदी को, सोन नदी में, इसलिए इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने फैक्ट आपको बताए सोन नदी के संबंध में, सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। मध्य प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण नदी है और ऐसी नदी है जो कि 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। और गंगा नदी में मिलने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है। एक मैंने टॉन्स बताई थी और एक आपकी सोन नदी है, ये गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं दोनों नदियां। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके संबंध में बताया। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछें। है किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन? इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ये हमारी जो है सोन नदी मैंने आपको कंप्लीट कर दी है ना।